Assalamu alaikum students. Today we are going to start our second chapter of History Classics and the title of your chapter is the Aryan Era. लास्ट चैप्टर में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के हवाले से पढ़ा था और हमने उसमें देखा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन कैसे हुआ। उसमें हमने ये देखा था कि दो तीन रीज़न्स बताई गई थी। नंबर वन उसमें बताया गया था कि शायद वहाँ पे इंडस वैली के एरिया में कोई नेचुरल क्लैमिटी हुई थी, कोई डिज़ास्टर आया था, कोई फ्लड, कोई ऐसा अर्थक्वेक आया था जिसकी वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले ख़त्म हो गए थे, तबाह बर्बाद हो गए थे। एक और रीज़न जो दी जाती है, वहाँ पे कोई ऐसा डिज़ीज़, कोई एपिडेमिक फैली थी जिसकी वजह से तमाम लोगों की वहाँ पे डेथ होगी और उस वबा की वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो गया। तीसरा जो एक रीज़न दिया जाता है वो आर्यन का एंटर होना सब कॉन्टिनेंट में, ये दिया जाता रीज़न। उसकी रीज़न ये है कि आर्यन जब एंटर हुए तो उन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन वालों पर अटैक किया और उस अटैक की वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले तबाह बर्बाद हो गए और फिर यहाँ पे आर्यंस रहना शुरू हो गए। तो खैर हम आज इस चैप्टर के बारे में देखेंगे कि आर्यन कौन हैं, ये क्यों आए थे सब कॉन्टिनेंट में, किस तरह से इनकी लाइफ थी, सोशल लाइफ कैसी थी, इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी, रिलीजन इनका क्या था, वो हम सारी चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। द ओरिजिनल होमलैंड ऑफ आर्यंस एंड देयर अराइवल इन इंडिया। हम देखेंगे ओरिजिनल होमलैंड क्या है इनका और ये जो आए हैं इंडिया में कब से कब तक आए हैं। 1500 टू 700 BC। मैंने आपको पहले बताया था जो बिफोर क्राइस्ट है, इसका साल जो है वो पीछे की तरफ चलता है। तो जिसको ये अगर BC का बिफोर क्राइस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो काइंडली इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो मेरे लेक्चर्स हैं उनकी वीडियोस देखें, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। The most important event of the ancient history of subcontinent is the arrival of Aryans in the region. सबकॉन्टिनेंट की हिस्ट्री का जो सबसे अहम एक पॉइंट रहा, वो इवेंट रहा, वो था आर्यंस की एंट्री यहाँ पे। द आर्यंस बिलोंग टू सुपीरियर रेस। वो एक सुपीरियर रेस से बिलोंग करते थे क्योंकि उस ज़माने में ये रेसेस का, कास्ट का कॉन्सेप्ट होता था। कुछ सुपीरियर रेसेस होती थी, कुछ इन्फीरियर रेसेस होती थी। एंड दे वर इन्वेडर्स। इन्वेडर्स उनको कहते हैं जो लोग दूसरे एरियाज़ में जाके कब्ज़ा कर लेते हैं। When Aryans entered from Central Asia into South Asia, the Dravidians inhabited here. जब आर्यंस एंटर हुए सेंट्रल एशिया से साउथ एशिया तो यहाँ पे ड्रविडियंस रहते थे। जिस तरह आर्यंस हैं इसी तरह ड्रविडियंस भी हैं जो यहाँ साउथ एशिया के अंदर ओवरऑल रहा करते थे। दे वर द लोकल पॉपुलेशन ऑफ साउथ एशिया। यहाँ की वो लोकल पॉपुलेशन थी ड्रविडियंस की। They were very weak against the Aryans. The Aryans pushed them to the south and started living in India. और Dravidians कहते हैं बहुत ही वीक थे वो, जिस तरह और माना जाता है ये ड्रविडियंस वही थे जो बेसिकली इंडस वैली वाले थे कि ये पीसफुल लोग थे, ये लोग ज़्यादा लड़ते नहीं थे। तो आर्यंस जो थे वो जंगजू कौम थी, वॉर मोंगर्स थे, वो स्ट्रॉन्ग भी थे, हम आगे पढ़ेंगे। तो इसकी वजह से उन्होंने इन तमाम लोगों को साउथ में शिफ्ट कर दिया और आर्यंस जो हैं वो खुद नॉर्थ में रहना शुरू हो गए। अगर आप यहाँ पे देखें तो हम आगे पढ़ेंगे भी सही कि वो सेंट्रल एशिया इस एरिया से आए थे यहाँ से आए थे वो लोग आर्यंस, और आर्यंस यहाँ से एंटर हुए थे हिंदू कश और ये जो माउंटेनियस रीजन है आपका हिमालय, हिंदू कश और ये वाले रेंज से एंटर हुए थे। और यहाँ पे फिर नॉर्थ वाले एरिया में जो इंडिया का नॉर्थ था उस टाइम में, क्योंकि ये पाकिस्तान है, ये इंडिया है, ये बांग्लादेश है आज का, तो उस टाइम में ये तो यूनाइटेड इंडिया होता था। तो उस टाइम का जो इंडिया है उस हिसाब से नॉर्थ इंडियन या नॉर्थर्न इंडिया जो था इसके अंदर आर्यंस रहते थे, और जबकि साउथ में इन तमाम ड्रविडियंस को पुश कर दिया था, तमाम लोग उधर चले गए थे। आगे हमारा टॉपिक है ओरिजिनल होमलैंड का। द आर्यंस केम टू इंडिया एज रेफ्यूजीज़। रेफ्यूजीज़ कहते हैं उन लोगों को जो पनाह लेते हैं, रेफ्यूज लेते हैं। रेफ्यूज से लफ्ज़ निकला है रेफ्यूजी। तो रेफ्यूज तो आप तभी लेते हैं पनाह जब आपके मुल्क में या आपके एरिया में कोई इशू हो। तो हम देखते हैं क्या इशू था। द आर्यंस केम टू इंडिया एज रेफ्यूजीज़। दे हैड स्ट्रॉन्ग फिजिक एंड वर वॉर मॉन्गर्स बाई नेचर। और जैसे मैंने बताया वो स्ट्रॉन्ग थे और वॉर मॉन्गर्स थे, जंग लड़ने वालों में से थे, जंगजू थे। दिस मेड ईजियर फॉर देम टू कॉन्कर इंडिया। और ये क्योंकि वो वॉर मॉन्गर्स थे और स्ट्रॉन्ग थे, उनके लिए इंडिया को कॉन्कर करना आसान था। और जैसे हमने बात की ड्रविडियंस तो वीक थे। देयर ओरिजिनल होमलैंड वॉज द रीजन ऑफ सेंट्रल एशिया। जैसे मैंने आपको बताया ये सेंट्रल एशिया से आए थे। द आर्यंस एंटर्ड इंडिया थ्रू द नॉर्दर्न वेस्टर्न माउंटेन पासिस। ये जो मैंने आपको बताया हिंदू कश और ये जो हिमालयन रीजन था वहाँ से ये लोग एंटर हुए थे सब कॉन्टिनेंट में। दे हैड बीन एंटरिंग इंडिया in the groups during various periods. They were made to leave their homeland due to scarcity of food.
और ये भी हम देख रहे हैं, अब दो बातें पता चलती हैं हमें कि वो लोग अपना एरिया इसलिए छोड़ के आए थे क्योंकि वहाँ पे खाने की कमी हो गई थी, और ये मुख्तलिफ ग्रुप्स के फॉर्म में आए थे, इकट्ठे एक साथ नहीं आए थे। और हमें पता चल गया रेफ्यूज इन्होंने क्यों लिया। एक रीज़न इन्होंने बताई कि वहाँ पे खाने की कमी थी, स्कार्सिटी ऑफ फूड था। दे एंटर्ड इंडिया इन द सर्च ऑफ न्यू मीडोज़ एंड ग्रीन फील्ड, और डेफिनेटली वहाँ पे खाने की कमी थी, तो यहाँ पे वो लोग आए थे न्यू ग्रीन फील्ड्स और मीडोज़ को ढूंढने जहाँ पे वो क्रॉप्स वगैरह ग्रो कर सकें, खाना बना सकें, खाने को मतलब ग्रो कर सकें, खाने की चीज़ें जो है। फीमेल क्वारल्स वर फैमिली क्वारल्स वॉज अनदर कॉज टू लीव देयर होमलैंड। उनकी जो फैमिली की लड़ाइयाँ झगड़े थे, ये भी एक रीज़न था उन्होंने वहाँ पे अपना जो है घर छोड़ दिया। इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन में ऑल्सो भी द कॉज ऑफ दिस स्टेप, और ये भी माना जाता है क्योंकि शायद वहाँ पे इनके सेंट्रल एशिया के वहाँ रीजन में आबादी बढ़ती जा रही थी, तो आबादी बढ़ने की वजह से मसाइल भी बढ़ते हैं, खाने में कमी भी आती है, तो वो अपना जगह छोड़ के, अपने सेंट्रल एशिया के रीजन को छोड़ के सब कॉन्टिनेंट में एंटर हो गए थे। दे लिव्ड इन इंडस वैली फॉर अ लॉन्गर पीरियड, काफ़ी टाइम के लिए इंडस वैली में वो रहे, और उसके बाद फिर वो गंगस और जमुना, जिसको गंगा और जमुना उर्दू या हिंदी में कहते हैं ये लोग, तो गंगा और जमुना जो है फिर वहाँ पे ये लोग चले गए। इन दिस वे द होल पार्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया वॉज ऑक्यूपाइड बाय द आर्यंस, और इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया नॉर्दर्न जो पूरा इंडिया था वो आर्यंस के कब्ज़े में आ गया था। दे इस्टेब्लिश फ्री एंड इंडिपेंडेंट स्टेट्स इन डिफरेंट एरियाज़, और फिर कई इलाकों में उन्होंने जो है वो इंडिपेंडेंट स्टेट या जो प्रोविंस होते हैं जिस तरह के, वो भी उन्होंने बनाना शुरू कर दिए थे। इसके बाद हम देखेंगे सोशल सिस्टम ऑफ द आर्यंस। आर्यंस का जो किस तरह से वो ज़िंदगी अपनी गुजार रहे थे, क्या उनके माशी हालात, माशरती हालात थे, माशरती सिस्टम था उनका, वो हम देखेंगे। द आर्यंस वर डिवाइडेड इन डिफरेंट ट्राइब्स, मुख्तलिफ कबीलों में डिवाइडेड थे। देयर स्टाइल ऑफ लिविंग वॉज वेरी सिंपल, बहुत ही सादा ज़िंदगी थी उनकी। मोस्ट ऑफ देम वर नोमैड्स, ये आप करेक्ट कर लें, यहाँ पे नोमैड्स होना चाहिए। नोमैड्स होता है वो लोग जो एक जगह पे परमानेंटली नहीं रहते, जबकि वो ट्रैवल करते रहते हैं और हमेशा इन सर्च ऑफ फूड रहते हैं, शिकार करते रहते हैं और खाना जमा करते रहते हैं। दे वर ग्रेट प्रमोटर्स ऑफ रिलीजियस कस्टम्स, और वो बहुत ज़्यादा अपनी रिलीजियस कस्टम्स को प्रमोट करते थे। फ्यू फैमिलीज लिव्ड इन विलेजेस, कुछ जो फैमिलीज़ हैं वो विलेजेस में रहती थी। द हाउस ऑफ द हेडमैन ऑफ द विलेज यूज टू बी बिगर, और उनके जो गांव का या जो विलेज का सरबराह होता था या हेडमैन होता था, उसका घर बड़ा होता था एज़ कम्पेयर टू अदर्स, दूसरों के मुकाबले में। दीज पीपल हैड not any civic sense but they learned a lot from local population। उनमें कोई सिविक सेंस तो नहीं थी। सिविक सेंस कहते हैं जो, जिस तरह से आप समझें सोसाइटी के हवाले से जो कॉमन सेंस होती है या किस तरह से माशरे में रहते हैं लोगों के साथ, उनमें वो तो नहीं थी, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता लोकल पॉपुलेशन से सीखते रहे। दे स्टार्टेड लिविंग इन कंस्ट्रक्टेड हाउसेस, फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने जो कंस्ट्रक्टेड हाउसेस थे उनमें रहना शुरू हो गया। द आर्यंस ब्रॉट डिफरेंट रिलीजन एंड सिविलाइजेशन इन इंडिया, अपने साथ वो जाहिर सी बात है एक अलहदा ही मज़हब और सिविलाइजेशन साथ लेकर आए थे। उनको डांस और म्यूज़िक पसंद था, और साथ में उनको स्पेयर थ्रोइंग में भी वो एक्सपर्ट थे। स्पेयर थ्रोइंग कहते हैं वो जिस तरह से एक वुड या स्टिक की फॉर्म होती है और उसको फेंकते हैं शिकार के लिए, या ओलंपिक्स में भी यूज़ करते हैं। जिसको क्लियर नहीं हुआ, समझ नहीं आई, तो वो गूगल पे काइंडली जाके देख लें। दे हैड ग्रेट कॉपरेशन एंड यूनिटी अमंग देमसेल्व्स, और उनमें आपस में अच्छी कॉपरेशन और यूनिटी थी, जिसकी वजह से वो अपने जो घर थे और शॉप्स थी उनको लॉक भी नहीं लगाते थे, और मोस्टली उनके जो मैन और वुमेन थे वो रिलीजियस एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करते थे। द आर्यंस बिलीव इन जॉइंट फैमिली सिस्टम, वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में बिलीव करते थे, और उन जो मेल होता था वो फैमिली का हेड होता था, और बाकी जो गाँव के बुज़ुर्ग होते थे वो हमेशा कोई भी ऐसा लड़ाई झगड़ा या मसला होता था उसको, क्वेरल्स को, डिस्प्यूट्स को सॉल्व करते थे। ट्राइब वॉज अ ब्रॉडर शेप ऑफ द फैमिली, अगर आप फैमिली को ब्रॉडर शेप में देखें तो कबीला भी एक फैमिली की फॉर्म है, तो कबीले का जो हेड होता था उसको राजा कहते थे, और ईच स्टेट हैड अ रूलर एंड दे हैड रेगुलर लॉज टू ऑब्जर्व, और हर जो वहाँ पे स्टेट थी उसके अपने वहाँ पे रूलर होता था, राजा होता था, और वहाँ पे लॉज को भी फॉलो किया जाता था। और आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ राजा जितने भी थे उनकी ताकत या पावर में इजाफा होता गया। द कैप्टन आर्मी, उनके पास एक अपनी आर्मी होती थी, और वो साथ में टैक्स भी कलेक्ट करना शुरू हो गए थे। नेक्स्ट हम देख रहे हैं द इम्पैक्ट्स ऑफ अराइवल ऑफ आर्यंस ऑन द लोकल सिविलाइजेशन। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या असर पड़ना शुरू हो गया लोकल सिविलाइजेशन के ऊपर। सिविलाइजेशन होता है रहन सहन, ट्रेडिशन, लैंग्वेज, कपड़े, खाना पीना, इस पे क्या असर पड़ा आर्यंस के आने से।
द न्यू सिविलाइजेशन केम इन टू एग्जिस्टेंस विद अराइवल ऑफ आर्यंस। जैसे आर्यंस एंटर होते हैं डेफिनेटली वक्त के साथ साथ तब्दीलियाँ आना शुरू हो गई। द रिलीजन फिलासफी एंड सिविलाइजेशन ऑफ द आर्यन वॉज डिफरेंट फ्राम द लोकल पॉपुलेशन। जो आर्यंस का मज़हब या फ़िलासफ़ी या सोच या सिविलाइजेशन या रहन सहन था वो मुख्तलिफ था लोकल पॉपुलेशन से। दे वर सोशली डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशंस इन द फॉर्म ऑफ कास्ट एंड क्रीड। वो लोग कास्ट की बेस पे, कलर के बेस पे डिवाइडेड थे आपस में। स्लोली ईच ऑक्यूपेशन बिकेम इनहेरिटेंस। आहिस्ता आहिस्ता जो भी उनका ऑक्यूपेशन था वो उनकी इनहेरिटेंस बनती गई। जैसे कोई बंदा अगर सोने का काम करता है, सोनार है, तो अगर उसने वो काम शुरू किया तो वो बस उसकी फैमिली सोनार ही रहेगी। अगर किसी ने लकड़ी का काम शुरू किया वो हमेशा लकड़ी का काम ही करेगा। तो ये इस तरह से बन गया कि फिर आफ्टर दैट नो बडी कुड चेंज दिस ऑक्यूपेशन। फिर वक्त के साथ लोग अपना ऑक्यूपेशन चेंज नहीं कर सकते थे। द पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कास्ट डिड नॉट गेट मैरिड टू ईच अदर। और जो मुख्तलिफ कास्ट के लोग थे वो आपस में शादियाँ भी नहीं करते थे। वुमन वर नॉट गिवन शेयर इन द प्रॉपर्टी। और ख़वातीन को उनका शेयर प्रॉपर्टी का नहीं दिया जाता था। द आर्यंस ऑफन हैड क्वारल्स विद द लोकल पॉपुलेशन। और आर्यंस का भी एक मसला रहता था हमेशा लोकल पॉपुलेशन के साथ, लड़ाई झगड़ा कोई डिस्प्यूट चलता रहता था इन्हीं मामलात की वजह से। तो क्वारल्स डिस्ट्रॉयड सिविलाइजेशन ग्रेजुअली। और इन्हीं इख्तलाफात और क्वारल्स की वजह से सिविलाइजेशन जो है लोकल पॉपुलेशन की वो डिस्ट्रॉय होगी। और इसी तरह लोकल पॉपुलेशन जो है वो आर्यंस के एक किस्म के ग़ुलाम बन गए। इसके बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक देखना है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, कि वहाँ पे फिर कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर्यन के आने से स्टार्ट हुई। द आर्यंस गेव राइज टू एग्रीकल्चर। आर्यंस ने एग्रीकल्चर को राइज दिया, मतलब एग्रीकल्चर शुरू किया, खेती बाड़ी शुरू की। वीट एंड कॉटन वर कल्टिवेटेड। वीट और कॉटन को कल्टिवेट किया जाता था। दे डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट द कल्टिवेशन ऑफ राइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्यंस को राइस के बारे में कुछ नहीं पता था कि किस तरह से कल्टिवेट करते हैं। तो ये अक्सर आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है कि उनको किस बारे में, किस चीज़ की कल्टिवेशन के बारे में नहीं पता था। सो आर्यन डिड नॉट नो अबाउट द कल्टिवेशन ऑफ राइस। दे ब्रॉट अप काउज, शीप्स, गोट्स एंड हॉर्सेस। और फिर वक्त के साथ उन्होंने जो काउज हैं, शीप हैं, गोट्स हैं, उनको भी साथ रखा। इंडस्ट्री एंड ट्रेड मेड अ ग्रेट प्रोग्रेस। और सनतें जो उनकी थी, इंडस्ट्री थी, ट्रेड था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उसको भी काफ़ी तरक्की मिली। द आर्यंस कुड मेक बुल कार्ट्स, वेपन्स, बोट्स एंड 4 व्हील्ड कैरेजेस। फिर वक्त के साथ साथ उन्होंने जो है बुल कार्ट्स, वेपन्स, बोट्स और 4 व्हील्ड कैरेजेस बनाना शुरू कर दिए। बुल कार्ट कहते हैं जो बैलगाड़ी होती है। वेपन्स में कौन सा, चाकू, छुरी, तलवार, तीर कमान, एरोबोज, ये सारी चीज़ें बनाई। बोट्स बनाई। और 4 व्हील कैरेजेस होती हैं जिसमें 4 व्हील्स होते हैं, उस पर सामान लाद के लेके जाया जाता है। दे कुड मेक ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ जो ज्वेलरी थी, ऑर्नामेंट्स थी गोल्ड और सिल्वर की, वो भी बनाना शुरू कर दी। दे मेड वेपन्स फ्रॉम आयरन। लोहे से वो बनाते थे वेपन्स, एज बोज, एरोज एंड एक्सेस एंड स्वॉर्ड्स। तलवारें और कुल्हाड़ा वगैरह इस तरह की चीज़ें वो बनाते थे। और देयर वुमेन प्रिपेयर्ड मैट्स एंड क्लोथ्स एट होम। घर पे वो ख़वातीन उनकी जो है वो कारपेट की फॉर्म में जो मैट होता है वो भी बनाती थी और कपड़े भी बनाते थे। दे कुड ऑल्सो डाई द लेदर। एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स वर एक्सपोर्टेड टू अदर एरियाज़। और वो लेदर को भी डाई करते थे और जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होती थी उसको एक्सपोर्ट कर देते थे। इन द बिगिनिंग द आर्यंस यूज बार्टर सिस्टम। स्टार्टिंग में तो आर्यंस ने बार्टर सिस्टम को यूज़ किया। और बार्टर सिस्टम उसको कहते हैं जब आप चीज़ों को एक्सचेंज करते हैं आपस में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी को फ्रूट दे दें और वो आपको वेजिटेबल्स दे दे, या आप किसी को राइस दें और वो आपको शूज़ दे दे, तो उस टाइम में कोई करेंसी या पैसे तो होते नहीं थे। तो बार्टर सिस्टम को यूज़ करके चीज़ों को ख़रीदो फरोख्त किया जाता था। लेटर दे स्टार्टेड यूजिंग कैटल एज करेंसी। वक्त के साथ साथ जब उनको समझ आई तो उन्होंने कैटल, जानवरों को यूज़ करना शुरू कर दिया एज अ करेंसी। जैसे एक गोट किसी को दे दी और उससे चावल ले लिए, या फिर एक शीप देकर किसी से फ्रूट्स या वेजिटेबल ले लिए। और इसमें ये चीज़ का ख्याल रखा जाता था कि उनकी प्राइसेस इक्वल हो, कीमत वैल्यू उनकी इक्वल हो। देन कॉपर कॉइन्स वर इन्वेंटेड। फिर वक्त के साथ कॉपर कॉइन्स भी बनाए गए। क्योंकि उस टाइम में कोई बैंकिंग सिस्टम नहीं था तो वो जो अपनी तमाम सेविंग थी उनको ज़मीन में दफन करते थे। हैंडीक्राफ्ट्स मेड अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस ड्यू टू क्राफ्ट्समैन। उस टाइम में वहाँ क्राफ्ट्समैन थे, हाथ से काम करने वाले लोग थे, और हैंडीक्राफ्ट को काफ़ी वहाँ पे प्रोग्रेस मिली। द क्राफ्ट्समैन ऑफ वुड, मेटल, स्टोन, लेदर एंड आइवरी वर एक्सपर्ट इन देयर वर्क। और उनके जो क्राफ्टमैन, लकड़ी का काम, ये लोहे का काम, ये काफ़ी एक्सपर्ट थे उसमें।
दे कुड वेव कॉटन एंड वूलन क्लोथ्स, और इवन वो कॉटन को भी वेव कर सकते थे, मतलब कपड़े बना सकते थे, और वूल से भी कपड़े बना सकते थे। ओनली देयर सन्स कुड इनहेरिट लैंड फ्रॉम देयर पेरेंट्स, और उनमें एक ये बात थी कि सिर्फ उनके बेटे जो थे वो पेरेंट्स से जो है वो ज़मीन इनहेरिट कर सकते थे। तो यहाँ तक आज हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।